हेलो दोस्तों, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के पीजीटी लेक्चरार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसका लेवल आप सभी ने देखा ही होगा। इसके पहले भी हमने सेशंस डिस्कस किए हैं, तो लेवल बिल्कुल पीजीटी के लेवल का ही रहेगा। और जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं ये किसी ना किसी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे तो आपके यूपीपीएससी एग्जामिनेशन, चाहे तो आप देख सकते हो जीआईसी एग्जामिनेशन, जिसके बारे में हम स्पेशली देख सकते हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पीजीटी लेक्चरार के लिए ही ये क्वेश्चंस का सेशन है। इसके अलावा आप किसी भी स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर पीजीटी स्पेशली, तो हर एक स्टेट के लिए ये क्वेश्चंस आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग के बेनिफिशियल रहेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इनमें से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स कौन सा है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट ना हो रहा हो या फिर नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन वो अचीव ना कर पा रहा हो, वही वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अब फर्स्ट जो दिया हुआ है एल्यूमिनियम वाला केस, Al का यहाँ पे डाइमर, ये एल्यूमिनियम एक डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दो एल्यूमिनियम और जो ब्रिजिंग होती है वो CH3 मॉलिक्यूल की होती है। ये CH3 मॉलिक्यूल से ब्रिज्ड होते हैं। यहाँ पे कार्बन, यहाँ CH3 आ जाएगा और साइड में भी CH3। कुछ इस तरीके का ये डाइमेरिक फॉर्म होगा। तो टोटल 6 दिए हुए थे, तो वैसे ही यहाँ पे टोटल 6 यहाँ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन होगा क्या, इसका अगर मोनोमेरिक फॉर्म देखो तो दैट इज AlCH3 का होल ट्वाइस, सॉरी AlCH3 अकेला होगा, AlCH3 ही अकेला होगा और इसका होल थ्राइस जो होगा एल्यूमिनियम के अराउंड। अगर आप देखो तो ये जो सेंटर बनता है एल्यूमिनियम के अराउंड, ये दोनों एल्यूमिनियम को मिला के इनमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड होंगे और ये सारे के सारे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाएंगे। जैसे B2S6 का स्ट्रक्चर था उसी तरीके से ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स ही बनेंगे। तो ऑप्शंस में ये ऑप्शन नंबर ए ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और बाकी सारे भी चेक करें अगर तो CCl4 के अराउंड ये जो सेकंड है बी ऑप्शन में कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है और ये सारे के सारे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा। CO की अगर बात करी जाए, कार्बोनिल मॉलिक्यूल, अगर ये देखो C में CO, ये इसके अराउंड होती है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड O। वैसे तो अगर देखो कार्बन में ये डबल बॉन्ड O होता है और इसके बाद जो तीसरा यहाँ पे बॉन्ड बनता है वो बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के तरीके का। और कार्बोनिल भी कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल नहीं होता, ये एक तरीके का लिगेंड ही काम करता है। इसके बाद N2O देखें, अगर C में अगर N2O देखते हैं तो नाइट्रोजन अगर सेंट्रल एटम है तो दूसरा नाइट्रोजन, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, ये एक ऑक्सीजन देगा और यहाँ पे इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। या फिर इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी बचती है, इसके अलावा ये तो ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है और बचे हुए लोन पेयर्स को आप ऑक्सीजन को डायरेक्टली डोनेट कर दो। कुछ इस तरीके से भी इसका स्ट्रक्चर बन सकता है। ये भी इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज ही मॉलिक्यूल है जिसमें ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, मतलब जिसमें कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट हो। ये एल्यूमिनियम में कमी होती है बिकॉज ये बोरॉन फैमिली का है, क्योंकि ये बोरॉन फैमिली का है और बोरॉन फैमिली में वैसे भी आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन से वो दूसरे के साथ शेयर करके 3 और इलेक्ट्रॉन्स लेकर आते हैं। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन काउंट्स ही हो पाएंगे और ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर नेक्स्ट, अब यहाँ पे NH3 और H3O पॉजिटिव के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है? इनके स्ट्रक्चर्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो अगर इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखें, NH3 का तो पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, NH3 का पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, एक लोन पेयर होगा। सिमिलरली अगर H3O पॉजिटिव का देखो, ऑक्सीजन के अराउंड 3 हाइड्रोजन्स हैं और 3 हाइड्रोजन्स के बाद ऑक्सीजन के पास टोटल होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब H2O में इस पे है पॉजिटिव चार्ज है, तो अब
ऑक्सीजन के पास सिर्फ 6 से 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे, जिसमें से 3 से बॉन्ड बन गया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे एज अ लोन पेयर। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली NH3 की तरह ही यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा, ये पूरा का पूरा सिमिलर दिखाएगा। अब ऑप्शंस में देखो, ऑल NH बॉन्ड्स इन NH3 आर इक्वल इन लेंथ एंड स्ट्रेंथ। NH3 में बॉन्ड्स को बोल रहा है कि इक्वल होते हैं बॉन्ड लेंथ में और स्ट्रेंथ में। ये बॉन्ड्स यस ये सारे इक्वल होंगे बॉन्ड लेंथ में भी स्ट्रेंथ में भी। नाइट्रोजन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ, और NH बॉन्ड्स तो सारे इक्वल हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं। और जो दूसरा OH3 है उसमें भी सारे OH बॉन्ड इक्विवेलेंट ही हैं, तो ये वाला बिल्कुल सही होगा स्टेटमेंट। ऑल OH बॉन्ड इन OH3 मॉलिक्यूल इज इक्वल इन लेंथ एंड स्ट्रेंथ, बिल्कुल सिमिलर, एग्जैक्टली सेम रहेंगे। नाइट्रोजन इन NH3 एंड O in H3O पॉजिटिव, बोथ द एटम्स इन्वॉल्व sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ sp3 था, सिमिलरली स्टीरिक नंबर इस केस में भी लोन पेयर 1 और 3 सिग्मा बॉन्ड, स्टीरिक नंबर 4 होगी और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और ये दोनों ही अगर देखो तो पिरामिडल शेप के हैं, ये दोनों ही पिरामिडल शेप के, दोनों का ही पिरामिडल शेप है, दोनों का ही पिरामिडल शेप है। अगले केस में देखो, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन इज ओनली 1। यस, नाइट्रोजन पे 1 हो, बट 2 इन केस ऑफ OH3 मॉलिक्यूल। लेकिन OH3 में बोल रहा है कि 2 मॉलिक्यूल है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 ही लोन पेयर है, तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में अब ये 2 मॉलिक्यूल्स गिवन है, इनके अराउंड शेप बताना है कि क्या होगा, या फिर आप देख सकते हैं ज्योमेट्री क्या होगी। ज्योमेट्री बताएं अगर, तो क्या ज्योमेट्री होगी। अब फर्स्ट वाले केस में NCH3 है, N नाइट्रोजन में बिल्कुल NH3 की तरह ही स्ट्रक्चर बनेगा, NCH3 CH3 और ये रहा CH3 और एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। और दूसरा जो NSiH3 मॉलिक्यूल है, NSiH3, इसमें भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। और ये जो फर्स्ट वाला केस है, नाइट्रोजन भी सेकंड पीरियड का है और दूसरा CH3 में कार्बन भी सेकंड पीरियड का है, तो इसमें कोई बैक बॉन्डिंग के चांसेस नहीं होते, बिकॉज बैक बॉन्डिंग के लिए लोन पेयर के साथ साथ दूसरे वाले में वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। इन दोनों में से किसी में भी वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। अगले केस में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लेकिन सिलिकॉन में अब वैकेंट डी ऑर्बिटल है, बिकॉज ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो अब इस केस में ये लोन पेयर डोनेट हो सकते हैं कहां से, नाइट्रोजन के 2p ऑर्बिटल से सिलिकॉन के वैकेंट 3d ऑर्बिटल में। ये बैक बॉन्डिंग हो रही है, ये बैक बॉन्डिंग हो रही है। ये बैक बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होगा, ये लोन पेयर ये तीनों जगह डिलोकलाइज हो जाएंगे और एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा निकल के आएगा, ये नाइट्रोजन अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये लोन पेयर देखो, ये लोन पेयर इस केस में लोकलाइज्ड थे, these were localized lone pair, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए इजीली अवेलेबल थे। एंड दिस नाइट्रोजन वाज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जिसमें से 3 सिग्मा बॉन्ड्स थे और एक लोन पेयर को काउंट करा जा रहा था। अगले केस में क्या है कि ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स है और एक लोन पेयर जो कि डीलोकलाइज हो चुका है, ये लोन पेयर डीलोकलाइज हो चुका है बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो एक्चुअल में ये नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये लोन पेयर खत्म हो जाएगा और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसमें क्या होगा, ये लोन पेयर इसका डीलोकलाइज हो चुका है और ये अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन जिसमें सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड्स ही काउंट किए जाते हैं। ज्योमेट्री क्या होगी, फर्स्ट वाले में अगर देखो बोला है प्लेनर और पिरामिडल। देखो प्लेनर अगर फर्स्ट वाले में देखें, मतलब ये ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहा, ये शेप की बात हो रही, इसमें बात हो रही है शेप की, और शेप हो जाएगा इसका ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। और अगर ज्योमेट्री देखते, अगर हम ज्योमेट्री देखते और इसमें इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री देखो तो वो टेट्राहेड्रल होगी। शेप को आप मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी कहते हो, शेप को मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी कहा जाता है, वो पिरामिडल है और वही जहां तक है इसलिए पूछी हुई है बिकॉज टेट्राहेड्रल ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ ये दूसरा वाला हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, ये ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। तो ऑप्शंस में देखिए पिरामिडल एंड प्लेनर, दिस इज द राइट आंसर, पिरामिडल एंड प्लेनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब इसमें पूछा हुआ है कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूल्स में
2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और 3 कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलेंगे। देखो वैसे तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो एक तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही काउंट किया जाएगा, लेकिन इस केस में सिर्फ इतना होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा वो शेयर नहीं होता, एक ही पर्टिकुलर एटम से दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाते हैं, लेकिन ये होता एक तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड ही है। अगर फर्स्ट देखो PF5 मॉलिक्यूल में, तो फास्फोरस पे 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पांचों मिल करके 5 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेंगे और ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको सीधे पूरे 5 कोवेलेंट बॉन्ड ही मिलेंगे, 5 कोवेलेंट बॉन्ड ही मिलेंगे, कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अब आयरन और कार्बोनिल का कॉम्प्लेक्स है। आयरन उसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और कार्बोनिल 5 यहाँ मॉलिक्यूल्स है, 5 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये TBP ज्योमेट्री से इसमें अटैक कर सकते हैं, TBP ज्योमेट्री से ये अटैक कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ इस तरीके से अटैक होगा। लेकिन अब ये जो कार्बोनिल का कॉम्प्लेक्स बना है, इस तरीके के कॉम्प्लेक्स में होता क्या है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स ही बनते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं बनते, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स ही बनते हैं, तो इस केस में सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स ही मिलेंगे। ये कॉम्प्लेक्स है जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनते हैं, शेयरिंग नहीं होती। अब इस केस में देखें अगर सी ऑप्शन में इंडियम Cl5 2-, इंडियम होता है बोरॉन फैमिली का, इंडियम होता है बोरॉन फैमिली का। अब बोरॉन फैमिली का है तो इसके हिसाब से अगर देखो तो इंडियम बोरॉन फैमिली का है, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास और टोटल 5 लिगेंड्स हैं, तो 5 यहाँ पे बॉन्ड्स बन रहे होंगे और 5 में से 3 तो यहाँ पे डायरेक्टली इंडियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन से डोनेट करके बना लेगा, यहाँ 3 बॉन्ड्स बन गए। बाकी के 2 Cl- आयन जो है, बाकी के 2 Cl-, ये इसमें आएगा Cl-, ये लिगेंड ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना लेगा। वैसे आप जनरली जो पढ़ते हैं, जनरली हम ये स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि इंडियम में बोरॉन फैमिली का है, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल अब 2 इलेक्ट्रॉन्स -4 से गेन हो चुके हैं, तो ये सारे के सारे कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे और बाकी सारे क्लोरीन इससे आकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और इंडियम पे आ जाएगा -2 चार्ज। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं, लेकिन ये जो -2 चार्ज आता है, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स के बाद जो इसके वैलेंस काउंट के होते हैं, एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के ही आएंगे, तो वही यहाँ पे काउंट करने हैं, अदरवाइज आपका एक भी ऑप्शन सही नहीं आएगा। इसी हिसाब से ही एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन को बनाया था, उसी अप्रोच को लेकर ही हम चलेंगे, उसी अप्रोच के हिसाब से जब आपका यहाँ पे सॉल्यूशन देखोगे, उसी अप्रोच के हिसाब से जब हम सॉल्यूशन देखें तो ये 3 क्लोरीन तो जहां पे इसके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे और बाकी के 2 क्लोरीन के साथ यहाँ कोऑर्डिनेट लिंकेज फॉर्म हो जाएगी और 2- चार्ज, तो इसमें आप देखोगे तो इसमें 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिलेंगे और इसमें 3 आयोनिक मिलेंगे, सॉरी 3 आयोनिक नहीं, 3 कोवेलेंट मिल जाएंगे, तो 3 कोवेलेंट मिल जाएंगे, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब डी ऑप्शन में देखिए, डी ऑप्शन में टिन है, यहाँ पे टिन होता है कार्बन फैमिली का, कार्बन फैमिली का है तो ये 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 यहाँ पे अटैच्ड है और एक नेगेटिव चार्ज से टोटल इसमें टिन में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये कार्बन फैमिली का है, कार्बन फैमिली में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक -4 से यहाँ पे टोटल 5 हो जाएंगे, तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको 5 बॉन्ड्स मिल सकते हैं। इसके अलावा जो 4 इसके खुद के होते हैं, जो 4 इसके खुद के होते हैं वो तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, एक्स्ट्रा वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। इस केस में एक कोऑर्डिनेट मिलेगा, एक कोऑर्डिनेट मिलेगा और बाकी के 4 कोवेलेंट मिल जाएंगे, बाकी के 4 कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे और ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे एक माइनस चार्ज होगा। ऑप्शन में 2 कोऑर्डिनेट और 3 कोवेलेंट बॉन्ड पूछा था, जो कि इंडियम वाले कॉम्प्लेक्स में गिवन है, जो कि इंडियम वाले कॉम्प्लेक्स में गिवन है, तो यही सिर्फ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब ये 4 यहाँ पे कंपाउंड्स गिवन है, इनमें से पूछा है कि पर्टिकुलर इन सभी में कौन से केमिकल बॉन्ड्स इन्वॉल्व है, कौन से केमिकल बॉन्ड्स इन्वॉल्व है। BeCl2 आयोनिक होता है, कोवेलेंट होता है, लाइकवाइज आपको सभी में ही चेक करना है। एक एक मॉलिक्यूल को अगर देखें तो BeCl2 में स्ट्रक्चर बेरिलियम के अराउंड होता है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 2 का है, 2 क्लोरीन के साथ ये बॉन्ड कर लेगा और ये बनते हैं इसमें 2 कोवेलेंट बॉन्ड, 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स ही बन पाते हैं इसमें,
ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। वैसे तो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो सारे के सारे आयोनिक बॉन्ड्स बनाएंगे, लेकिन जो बेरिलियम है वो एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशन रखता है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसकी ये खुद के ग्रुप से रिसेंबल ना करते हुए ये एल्यूमिनियम यानी कि बोरॉन फैमिली के पी ब्लॉक के एलिमेंट से रिसेंबल करता है, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड वाली प्रॉपर्टी भी इसकी एक उनमें से काउंट होती है। एक तो ये वाला हो गया। दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा है PF3। PF3 और फॉस्फोरस के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन और ये पी ब्लॉक का ही है। और पी ब्लॉक वाले जैसे कि हमने बोला ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाना ही प्रेफर करते हैं। तो 3 फ्लोरीन के साथ ये बॉन्ड्स बनाता है और एक लोन पेयर बाकी रह जाता है इसका, और ये मिलके देंगे कुछ किस तरीके का स्ट्रक्चर। इसमें भी एक लोन पेयर है और 3 कोवेलेंट बॉन्ड ही है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड ही है। नेक्स्ट देखो IF5 मॉलिक्यूल। IF5 ये आयोडीन है और आयोडीन भी हायर पी ब्लॉक का ही है। ये भी कोऑर्डिनेट सॉरी ये भी कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा और आयोडीन में होते हैं टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स। 5 सिग्मा बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बनेंगे, एक लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा। टोटल इसमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, 5 फ्लोरीन और एक लोन पेयर। बस कहने की बात क्या है, हमें बस बॉन्ड चेक करने थे कौन से हैं, तो इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड्स ही हैं सारे के सारे। लास्ट केस है CaF2 वाला, CaF2। अब कैल्शियम है S ब्लॉक का एलिमेंट्स और ये है नॉर्मल बिहेवियर रखने वाला और ये आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। कैल्शियम 2 पॉजिटिव और 2 F माइनस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आयोनिक नेचर का होता है, ये आयोनिक नेचर के होते हैं। मोस्टली जितने एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं दे आर मेटेलिक इन नेचर और मेटेलिक्स में आपको आयोनिक बॉन्ड्स ज्यादा देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो इन सभी में देखो कौन से रेस्पेक्टिवली देखा जाए तो पहले के 3 कोवेलेंट है, बाकी लास्ट आयोनिक है, जो कि फर्स्ट में ही गिवन है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेट्स गिवन है, उसके सामने उसका स्ट्रक्चर गिवन है। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, जिसके सामने उसका करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं लिखा हुआ है, वही आपको बताना है। XeF2 लीनियर होता है, बिल्कुल सही है। XeF2 ज़ीनॉन के अराउंड होते हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 सिग्मा बन रहे हैं और इसी के साथ साथ टोटल बचे अब 6 इलेक्ट्रॉन, जिससे 3 लोन पेयर्स बनेंगे। 3 लोन पेयर्स मिला के स्टीरिक नंबर 5 आ जाएगी। ये रही स्टीरिक नंबर 5। 3 लोन पेयर्स इक्वेटोरियल में आ जाएंगे और फ्लोरीन बेंड्स रूल के अकॉर्डिंग एक्सियल पोजीशन पे लाई कर रहा होगा, एक्सियल पोजीशन पे लाई कर रहा होगा। ये इसका लोन पेयर को हटा करके ये शेप देख सकते हो, ये लीनियर ही है, ये लीनियर ही है। अगला केस देखो, ए वाला तो करेक्ट है। नेक्स्ट XeF4, XeF4 में टोटल यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड्स है और बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन्स 2 लोन पेयर्स की तरह प्रेजेंट होंगे। तो ये 2 लोन पेयर्स मिला के स्टीरिक नंबर 6 आ जाएगी। तो अब इसमें ज्योमेट्री इसमें ऑक्टाहेड्रल होगी, जिसमें से फ्लोरीन तो एक स्क्वायर प्लेन में आते हैं और सिमेट्री मेंटेन करने के लिए 2 लोन पेयर्स जस्ट ऑपोजिट लाई करेंगे। तो यस, इसका शेप होता है स्क्वायर प्लेनर ही और गिवन भी है उसके सामने स्क्वायर प्लेनर। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब है XeO3। XeO3 में अगर देखोगे तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स बनाता है और 3 ऑक्सीजन के साथ देखो, और डबल बॉन्ड में भी एक ही सिग्मा होगा तो 3 सिग्मा होगा और 3 ऑक्सीजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना, तो 3 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेंगे। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए ज़ीनॉन के और 2 ही बचे, तो एक लोन पेयर बचेगा। एक लोन पेयर बचा तो स्टीरिक नंबर 4 टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आ जाएगी, जिसमें ऑक्सीजन ये कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड्स बनाया होगा और एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। इसका शेप देखोगे तो ये पिरामिडल और इसके बाद लास्टली दिया हुआ है डी ऑप्शन। लास्टली डी ऑप्शन देखें, XeO2F2, XeO2F2 ज़ीनॉन। अगर इसमें बॉन्ड्स देखें तो अगर स्टीरिक नंबर की बात हो तो ये 2 सिग्मा बॉन्ड्स ऑक्सीजन से आएंगे, 2 ही फ्लोरीन से आएंगे, 4 सिग्मा हो गए। और इसके अलावा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स बनाएगा तो 4 बॉन्ड्स यहाँ, 2 बॉन्ड्स यहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, एक एक्स्ट्रा बचेगा तो एक ही लोन पेयर की तरह प्रेजेंट होगा। स्टीरिक नंबर 5 है तो स्टीरिक नंबर 5 के अकॉर्डिंग TBP ज्योमेट्री बनाओ
फ्लोरीन को एक्सियल पोजीशन पे रखो अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल, और बाकी के 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे, और ये एक रहा लोन पेयर। इसका शेप देखो यहां से नजर आएगा सीसॉ शेप, इसका शेप होगा सीसॉ। तो ये लास्ट ऑप्शन में स्ट्रक्चर देखो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल दिया है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ज्योमेट्री तो इसकी सही होगी, लेकिन स्ट्रक्चर में ज्योमेट्री की बात नहीं करते, हम शेप की बात करेंगे। शेप की अगर बात करें तो सीसॉ शेप निकल के आ रहा है, और इसमें भी आपको इनकरेक्ट आधा ही दिया हुआ है, ट्राइगोनल ही दिया हुआ है। तो अगर ये कंप्लीट हो, अगर ये कंप्लीट हो ट्राइगोनल पिरामिडल, तो फिर ये करेक्ट है, और स्ट्रक्चर में शेप को काउंट किया जाएगा, ज्योमेट्री को नहीं। तो सीसॉ शेप अगर देखा जाए, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री आ रही है, ये इसकी ज्योमेट्री आ रही है, तो ये इसका गलत ही होना चाहिए एक तरीके से। इस अकॉर्डिंगली हम डी ऑप्शन को करेक्ट लेंगे, बिकॉज इसमें नॉट करेक्टली मैच बोला था, ये ज्योमेट्री है, स्ट्रक्चर में शेप की बात होती है, जो कि सीसॉ निकल के आ रहा है। नेक्स्ट है अब यहाँ पे परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ए बी बॉन्ड, मतलब कि हेट्रो एटोमिक डाया एटोमिक मॉलिक्यूल, हेट्रो डाया एटोमिक मॉलिक्यूल्स में किससे दिया जाता है। ये इक्वेशंस जो गिवन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस में है, और इसको कहा जाता है स्टीवेंसन शूमेकर इक्वेशन। इन इक्वेशंस को कहा जाता है स्टीवेंसन शूमेकर्स इक्वेशन। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर जब निकालोगे, तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इनमें से डायरेक्ट परसेंटेज लिया है, तो उसमें ओवरऑल हर किसी टर्म को टोटल उसने 100 से मल्टीप्लाई ही कर दिया है, तो ये सारे के सारे निकल के आएंगे परसेंटेज। अगर आयोनिक कैरेक्टर डायरेक्टली देखो तो ये निकल के आता है 16। वैसे तो 0.16 लेते हैं, और उसमें अगर परसेंटेज ही पूछ लिया है तो पूरा उसको 100 से मल्टीप्लाई करके 0.16 100 में कन्वर्ट हो, 16 में कन्वर्ट हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मॉड फिर इसमें फिर ऐड किया जाता है 0.035 ऐड करते थे, 0.035 ऐड करते थे जब आप उसको फ्रैक्शन में निकालते थे। 100 से मल्टीप्लाई इसने ऑटोमेटिकली करके दिया है, बिकॉज इसमें परसेंटेज पूछी है, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा 3.5 में। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का होल स्क्वायर ये होती है स्टीवेंसन शूमेकर इक्वेशन। अकॉर्डिंगली ये जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो सिंबल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की माइनस करोगे, प्लस 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी का होल स्क्वायर, ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो फर्स्ट क्या सही गिवन है, यस फर्स्ट ही बिल्कुल सही गिवन है। बाकी सभी में देखो यहाँ 1.6 है तो यहाँ 3.5, यहाँ 1.6 नहीं होना चाहिए था, अगले में 1.6 है, यहाँ पे 35, ये भी गलत होगा, और 16 और 35 भी नहीं होगा, तो सी इसमें यही ऑप्शन करेक्ट होगा। ये फ्रैक्शंस ही गड़बड़ दिए हुए हैं। अब अगले में पूछ रहा है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ये क्लोरीन और फ्लोरीन, मतलब ये जितने भी कंपाउंड्स हैं ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं दीज आर ऑल इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इंटर हेलोजन कंपाउंड मतलब हेलोजन के एटम्स मिलाकर ही खुद में रिएक्टिव हो रहे हैं। और रिएक्टिविटी का अगर ऑर्डर पूछा जाए तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन्वॉल्व होते हैं उनकी रिएक्टिविटी उतनी फास्ट होती। तो इसमें आप लिख सकते हो हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of halogen, higher is the rate, और मतलब higher is the reactivity rate, higher is the reactivity rate, रिएक्टिविटी का रेट उतना ही फास्ट होगा। अब देखिए इन सभी में से अगर ClF3, BrF3, IF7, इन सभी में अगर देखो ClF3, BrF3 और है IF7 और लास्टली गिवन है IF5, तो सेंटर मेटल में आप अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो तो सबसे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन और फ्लोरीन की, और फिर ब्रोमीन, फ्लोरीन। देखो फ्लोरीन सबसे ज्यादा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यहाँ फ्लोरीन बहुत ज्यादा है बट एज अ साइड एटम, और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ सेंट्रल एटम की सबसे पहले प्रेफर करी जाएगी। तो सबसे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन और फ्लोरीन, ये क्लोरीन और ब्रोमीन वाले, तो रेट में सबसे पहले क्लोरीन वाला आएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है।
इसके बाद BrF3 वाला आ जाएगा। अब इन दोनों में से कंपेयर करें, सेंटर एटम आयोडीन है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेम है। अब हम साइड एटम में जितने ज्यादा फ्लोरीन होंगे उसकी रिएक्टिविटी उतनी फास्ट होगी, तो हायर इसका IF7 का होगा और लीस्ट हो जाएगा IF5 का रेट। ये कुछ इसका रिएक्टिविटी का जैसा लिखा हुआ था एग्जैक्टली वैसा ही कुछ ऑर्डर निकल के आया हुआ है। ऑप्शंस में देखो ये ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन GIC का ही है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का ही क्वेश्चन है जिसके रिगार्डिंग हम सेशंस देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है 3 और पूछा हुआ है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, और इसमें चेक करना है कि इन कौन से स्टेटमेंट से बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर डायरेक्टली बोला है बॉन्ड लेंथ की, लेकिन जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के, क्योंकि अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होती है तो बॉन्ड छोटे होते हैं, छोटे बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। बॉन्ड जितने लंबे होते चले जाते हैं उनकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है क्योंकि उनको तोड़ना आसान हो जाता है। दैट्स व्हाई ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, डायरेक्टली नहीं। और इसके बाद ये बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है डायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर के प्रोपोर्शनल होती है, बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और इसके अलावा परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस कैरेक्टर के। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, तो बॉन्ड्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं। बॉन्ड्स छोटे होते हैं क्योंकि एस शेल जो है वो गोल होती है, गोल होने की वजह से बॉन्ड लेंथ उनकी छोटी हो जाएगी जितना एस कैरेक्टर बढ़ेगा, इसीलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। इसके बाद लास्ट में है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम्स। अब जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, परसेंटेज एस ज्यादा होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। इस हिसाब से बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम के भी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें होता है 50% एस कैरेक्टर, नेक्स्ट में होता है 33%, 3.3%, इसके बाद होता है 25% एस कैरेक्टर। और sp3 में जैसे ट्रिपल ये होते हैं डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्डेड, ये डबल बॉन्डेड और ये सिंगल कार्बन के एटम्स, और ये ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ये आपको पता ही होगा। दैट्स व्हाई परसेंटेज एस के बढ़ने पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ऊपर जाने पे इंक्रीज होती चली जा रही है। और यही सेम ऑर्डर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी। ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 करेक्ट है, 2 एंड 3 सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बात करते हैं कोर्सेज के बारे में, तो जो हम कोर्स डिस्कस कर रहे हैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का लेक्चरर के लिए, इसके लिए विज्ञान वृक्ष में आपको कंप्लीट कोर्स मिलता है, जिसमें अगर फीचर्स की बात करें तो कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं फुल कोर्स में आपको, जो कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए हैं। इसके साथ साथ टारगेटेड चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स भी मिलेंगे और इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी मिलती है जो कि एग्जामिनेशन के पैटर्न को देखते हुए ही डिजाइन करी गई है। इसके साथ साथ आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस और गाउट फैसिलिटी भी मिलेगी। उसके साथ साथ प्रॉपर गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा विज्ञान वृक्ष के ऐप पर। ये कोर्स अभी ऑफर में आपको मिल रहा है सिर्फ 5999 का। और अगर कोई क्वेरी है कोर्स के रिगार्डिंग तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। कोर्सेज की और डिटेल्स देखने हैं तो आप विज्ञान वृक्ष को ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए करते हैं बात क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से स्यूडो हेलोजेंस कौन से होंगे। स्यूडो हेलोजेंस क्या होते हैं? जो हेलोजन एटम तो नहीं होता उसमें, बट दे बिहेव लाइक हेलोजन एटम। दे डू नॉट कंटेन हेलोजन, they do not contain halogen atom but behaves like halogen, हेलोजेंस की तरह वो बिहेव जरूर करते हैं। देखिए ए ऑप्शन में ICl गिवन,
ये तो हेलोजन एटम इसमें प्रेजेंट ही है, ICl में हेलोजन एटम्स प्रेजेंट ही है और इसे इंटर हेलोजन कंपाउंड कहा जाता है। दोनों के दोनों जब हेलोजन से मिलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड है। बी ऑप्शन में जो Ki3 मॉलिक्यूल गिवन है ये एक आयोनिक कंपाउंड है। कैसे? K पॉजिटिव है, I3 माइनस है। अब आप सोचेंगे आयोडीन में 3 माइनस कैसे? ये एक्चुअल मॉलिक्यूल I2 और I माइनस कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, कुछ इस तरीके से ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। इसके बाद सी ऑप्शन में गिवन है साइनोजन और यही होता है स्यूडो हेलोजन। इसको ही स्यूडो हेलोजन कहा जाता है जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है हेलोजन्स की तरह। और I2 तो एक हेलोजन ही है, ये इंटर हेलोजन ना ही स्यूडो हेलोजन, ये एक कंप्लीट हेलोजन ही है। तो स्यूडो हेलोजन इन द ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि करेक्टली यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट मैच किया गया है। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2Se में हो रही होगी, तो H2Se हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो सिर्फ 3 एटम्स दिखा सकते हैं हाइड्रोजन के साथ, या तो कार्बन के साथ, मतलब हाइड्रोजन के साथ या तो फ्लोरीन हो, या तो फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है और नाइट्रोजन। यही 3 एटम्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकते हैं H2Se। ये कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा, ये कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा, तो ये गलत है। 3 सेंटर बॉन्ड B2S6, यस B2S6 में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बिल्कुल प्रेजेंट होता है। ये इसका डायमेरिक फॉर्म है और इसको डाइबोरेन भी कहा जाता है, इसे डाइबोरेन भी कहा जाता है, डाइबोरेन कहा जाता है। और इसका स्ट्रक्चर ये रहे हाइड्रोजन ब्रिजिंग, और ये टर्मिनल वाले 4 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होते हैं। ये टर्मिनल वाले 2 इलेक्ट्रॉन प्रिसाइड बॉन्ड होंगे जो बीच सेंटर में है, ये कहलाते हैं बनाना बॉन्ड, जो कि होते हैं p सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और ऐसा ये नीचे वाला भी एग्जैक्टली सेम ही होता है, p सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जिसको बनाना बॉन्ड भी कहा जाता है, को बनाना बॉन्ड भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में देखो 3 सेंटर बॉन्ड, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो जर्मेनियम का हाइड्राइड गिवन है और जर्मेनियम होता है कार्बन फैमिली का। कार्बन फैमिली में आयोनिक कंपाउंड्स नहीं बनते और पाई बॉन्ड्स भी ये नहीं बनाएगा, और ये GeF2 एग्जैक्टली CH4 की तरह ही स्ट्रक्चर बनेगा और ये सारे के सारे टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होंगे एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे सारे। कोई इसमें पाई लिंकेज देखने के लिए नहीं मिलेगी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इन BF3, BF3 मॉलिक्यूल जो है बोरॉन होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके अराउंड 3 फ्लोरीन ट्राइगोनल प्लेनर वे में अरेंज्ड है। और फ्लोरीन जो है BF3 आपने पढ़ा होगा मेन ग्रुप में, फ्लोरीन से बैक बॉन्डिंग हो जाती है क्योंकि बोरॉन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, क्योंकि इसमें वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, दैट्स व्हाई इस फ्लोरीन के लोन पेयर इसमें वैकेंट ऑर्बिटल में बैक डोनेशन कर देते हैं। लेकिन ये बैक डोनेशन जो होती है ये कोऑर्डिनेट लिंकेज नहीं होती, इसमें बैक बॉन्डिंग है और साथ में बैक बॉन्डिंग के साथ कोवेलेंट बॉन्ड भी है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ये हल्का सा शेयरिंग होती है, कंप्लीट डोनेशन नहीं होता यहाँ फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स का, तो ओवरऑल कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। दिस इज आल्सो नॉट करेक्टली मैच्ड, सेकंड ऑप्शन ही करेक्टली मैच्ड होगा। अगला क्वेश्चन है, अब इनमें से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कौन से मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, N2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, C2 में या B2 में। तो N2 पॉजिटिव देखिए, N2 पॉजिटिव के केस में जब इसका एमओ थ्योरी के अकॉर्डिंग देखो, इसमें sp मिक्सिंग होती है, इस तरीके से इनके ऑर्बिटल्स फिक्स होते हैं, सिग्मा, ये पाई और ये वाले पाई स्टार और ये पाई स्टार और ये है सिग्मा स्टार। और सिग्मा पाई में बात करी जाए ये 2px 2py से बनता है और ये 2pz से बनता है, 2px 2py और ये बनता है 2pz से। इसके बाद जब उस इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, नाइट्रोजन की 2p शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बना रहे हैं N2 पॉजिटिव के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स कमी भरना है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स ही भरने हैं, तो 1 2 3 4 और 5, सिर्फ 5 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए, सिर्फ 5 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए। और पूछा था कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, इसमें एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो नहीं होगा। अगला केस है O2 माइनस का। O2 माइनस है ऑक्सीजन वाला केस जिसमें sp मिक्सिंग होती है, इसमें sp मिक्सिंग होती है, सॉरी sp मिक्सिंग नहीं होती ऑक्सीजन में, इसमें sp मिक्सिंग नहीं होती, ऑर्बिटल्स पाई वाले हायर एनर्जी के, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम बना रहे हैं O2 माइनस का, तो 4 में से सिर्फ आपको भरने कितने हैं, भरने हैं सिर्फ 4 4 8 में से भरोगे सिर्फ 7, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन सॉरी एक और एक्स्ट्रा आ गया ना, तो 8 में एक और एक्स्ट्रा भरोगे, 9 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस केस में भी एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, इसमें ये वाले पाई हैं और ये वाले सिग्मा है, और ये पाई स्टार है और ये सिग्मा स्टार। और इसके बाद नेक्स्ट देखो C2 वाला केस, C2 वाले केस में ये भी sp मिक्सिंग का केस है, सिमिलर टू नाइट्रोजन, सिग्मा हायर के होंगे, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं C2 में, 1 2 3 4। इसमें तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। लास्टली बचा है बी ऑप्शन, लास्टली बी ऑप्शन में देख लेंगे, इसमें बोरॉन है, बोरॉन में एक इलेक्ट्रॉन, और ये sp मिक्सिंग वाला केस ही है, sp मिक्सिंग वाला ही केस है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दोगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 2 ही बचे हैं, यही पूछा हुआ था। ये हमने पर्टिकुलर केस बोरॉन का डिस्कस किया है, बोरॉन का डिस्कस किया है। सब जगह हमने थोड़ा सा शॉर्ट में बनाया है, बिकॉज इतनी ज्यादा डिटेल में देखने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि किस तरीके से ये बॉन्ड्स बनते हैं। ये वाला 2px और 2py, और ये सिग्मा स्टार 2pz। सिग्मा z का क्यों बनाया, क्योंकि z को जनरली इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कंसिडर किया जाता है। अगर कुछ भी ना गिवन हो तब तक आप z को ही इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कंसिडर करेंगे, और जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होती है उस जगह से ही सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, उस जगह से ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हेड ऑन ओवरलैप करते हैं, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा पैरामैग्नेटिक, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन से हैं। अब इनमें से B2 का हमने अभी स्ट्रक्चर ही देखा हुआ है, B2 का भी स्ट्रक्चर देखा है, B2 अभी इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखे हमने, और यही हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ये इसमें हमने देखे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, इसी वजह से ये पैरामैग्नेटिक होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। N2 का अगर देखो, अब हमने N2 का भी डिस्कस किया था, N2 पॉजिटिव का डिस्कस किया था, ये रहा, तो इसमें पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था, कंप्लीट N2 का ये फिल हो जाएगा, तो ये अब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं रह जाता, 0, तो ये डायामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट C2 वाला भी केस हमने देख चुके हैं, ये C2 वाला हमने केस डिस्कस किया था, और C2 वाले केस में भी आपके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो दिस इज ऑल्सो diamagnetic in nature, unpaired electrons 0 and diamagnetic in nature। साइनाइड माइनस का चलिए देख लेंगे, MO डायग्राम होगा, ये भी डायामैग्नेटिक ही होगा, ये भी डायामैग्नेटिक ही, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर आएगा N2 मॉलिक्यूल के, बिकॉज साइनाइड जो है एक कार्बन माइनस जो है इक्विवेलेंट होगा नाइट्रोजन की, और दूसरा नाइट्रोजन मिलके आपको दे देगा N2 से सिमिलर हो जाएंगे, और इसमें फिलिंग करोगे साइनाइड में sp मिक्सिंग वाला ही केस बनेगा दोनों का, और ये शेप कुछ नजर आएगा, में कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन, साइनाइड माइनस है, तो टोटल आपको 2 और ये 5 के साथ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो ये रहे 6 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड हो चुके हैं, नंबर ऑफ अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। दिस इज ऑल्सो डायामैग्नेटिक ओनली, सारे डायामैग्नेटिक ही हैं। अगले केस पे आते हैं, इनमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक किससे पूछा हुआ है, O2 से आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा होगा। N2 तो भाई डायरेक्टली आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकता, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक काउंट देखो O2 में कितना, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, O2 में कितने होंगे टोटल। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट देखें तो नाइट्रोजन के अराउंड होते हैं 7, सॉरी ऑक्सीजन की बात करें 8 + 8 16 हो जाएंगे। N2 का केस देखो, ये 7 + 7 में 14 रहते हैं। N2 2 माइनस हो जाएगा, N2 में दोनों नाइट्रोजन के 7, 2 माइनस से 2 एक्स्ट्रा, ये मिलकर के 16 दे देंगे,
आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, मतलब होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक का सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। इसके बाद N3 माइनस, इसमें 3 नाइट्रोजन है, N3 माइनस में 7 + 7 + 7 प्लस का 1, ये हो जाएगा 21 प्लस का 1, ये हो जाएगा 22। ये तो बहुत एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नेक्स्ट में है Cl2। Cl2 तो हायर पीरियड का है, तो इसकी तो बात होनी ही नहीं चाहिए, इसकी तो बात होनी ही नहीं चाहिए। 17 होता है, ये मिल करके 34 हो जाएगा, 34 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला केस देखिए, ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स कौन से तरीके के बॉन्ड्स बनाते हैं? तो आयोनिक बॉन्ड्स बनते हैं, या कोवेलेंट, या मेटेलिक, या फिर आयोनिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें से अगर देखो जो ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। इससे होता क्या है, इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी होती है, इसकी वजह से दे शो कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी, दे शो कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी, दे शो कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी। और कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी की वजह से अगर कॉम्प्लेक्स आप कोई भी अगर जनरल कंसिडर करें, अगर कोई भी मान लीजिए हमने कोई कॉपर का कॉम्प्लेक्स ले लिया और ये NH3 और इसके अराउंड हमने होल 6 ले लिया, कॉपर +2 का है अगर, तो +2 के बाहर काउंटर बैलेंस करने के लिए हमने मान लीजिए सल्फेट का आयन ले लिया। तो इस तरीके से अगर इसमें चेक करोगे सल्फेट में, तो इसको तोड़कर कैसे लिखा जा सकता है, इसको आप तोड़कर लिख सकते हो NH3 का होल 6 और इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा और SO4 में 2 माइनस चार्ज आएगा। तो ये मिल करके तो आपको आयोनिक एक बॉन्ड दिखेगा, एक ये तो आपको आयोनिक लिंकेज दिखेगी। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये NH3 के 6 मॉलिक्यूल्स हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगी कुछ इस तरीके से। और ये जो कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, इसमें हमेशा आयोनिक लिंकेज, इसमें सॉरी कोऑर्डिनेट लिंकेज होती है, ना ही कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ना ही इसमें आयोनिक बनता है। जितने भी NH3 में नाइट्रोजन है वो अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं, वो अपना लोन पेयर से एक कोऑर्डिनेट लिंकेज का फॉर्मेशन करते हैं। आप चाहो तो सिंगल बॉन्ड से भी दिखा सकते हो, बाकी ये जो लोन पेयर होता है ये सभी में एक कोऑर्डिनेट लिंकेज का फॉर्मेशन होता है। कि एरो नहीं भी शो करो तो भी वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही माना जाता है, बिकॉज कोऑर्डिनेट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ओनली। और ऑप्शंस में यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं ये आयोनिक तो बॉन्ड्स नहीं बनाते, सॉरी आयोनिक बनाते हैं, लेकिन सिर्फ आयोनिक अकेले से बात नहीं बनेगी, कोवेलेंट जनरली ये नहीं बनाते, बिकॉज मेटल्स के जनरली आयोनिक बॉन्ड्स बनते हैं, मेटेलिक बॉन्ड्स भी नहीं बनेंगे। आयोनिक देखो मेटेलिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो लार्ज साइज के एटम्स में वॉन डेर वाल इंटरेक्शंस होंगे, लास्ट केस में आयोनिक एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यही दोनों बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं और इसीलिए डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला केस देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें से सिलेंड्रिकल सिमेट्री कौन से मॉलिक्यूल में देखने के लिए मिलेगी? तो सिंपल सा मॉलिक्यूल है, जो इथाइन है वो लीनियर होता है, तो सिलेंड्रिकल फॉर्म इसमें देखने के लिए मिलती है। जैसे कि हमने बात करी, जैसे पहला मॉलिक्यूल देखो इथेन जो है CH4, बी मॉलिक्यूल है इथाइन HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और सी ऑप्शन में गिवन है मीथेन। अच्छा इथेन था ना, ये इथेन वाला तो हो जाएगा C2H4 और C2H6 और मीथेन वाला CH4 होगा। और डी ऑप्शन में गिवन है इथीन, मतलब CH2 डबल बॉन्डेड वाला होगा। इन सभी की अगर ओपन स्ट्रक्चर्स देखें तो ये बनाएगा सिंपली कुछ ऐसा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये किसी भी तरीके से आपको सिलेंड्रिकल नहीं नजर आएगा। अगले केस में ये कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ये लीनियर ज्योमेट्री आती है, ये लीनियर ज्योमेट्री आती है। और लीनियर का मतलब है ये पूरा आपको एक सिलेंडर की तरह ही तो है, ऐसा ही तो कुछ सिलेंडर होता है, यही है सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री, यही है सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री। इथाइन इज द राइट आंसर। मीथेन में बाकी देखो तो ये भी एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल ही बनेगा,
मीथेन भी एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल ही मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि देखें कार्बन में ये जितने मॉलिक्यूल्स हैं ये पूरा टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, सिमेट्रिक सॉरी सिलेंड्रिकल ये भी नहीं होगा, और CH2 में ये 2 हाइड्रोजन ऐसा कुछ इसके अराउंड स्ट्रक्चर होगा, तो सिलेंड्रिकल ये भी नहीं है, एग्जैक्टली लीनियर जो होगा वही सिलेंड्रिकल होगा। अगला केस देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि BSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है पैरामैग्नेटिक। ये कौन सा बेस्ट एक्सप्लेनेशन देगी, कौन सी सॉरी BSEPR नहीं, कौन सी थ्योरी इसमें बेस्ट एक्सप्लेनेशन देती है अबाउट ऑक्सीजन एटम बीइंग पैरामैग्नेटिक। O2 मॉलिक्यूल जो है इसमें हमने एमओ डायग्राम देखा था, आप इसका दोबारा से देख सकते हैं, ये हमने इसका एमओ डायग्राम जो डिस्कस किया था ये रहा, इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली दो यहाँ पे ये हमने O2 माइनस कर किया था, नॉर्मल O2 में ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही बचते हैं, तो इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो आता है वो एमओ थ्योरी से आप क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आप बॉन्ड लेंथ के बारे में भी बता सकते हैं, बॉन्ड एनर्जीज के बारे में, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में भी बता सकते हैं। तो ये बहुत सारे फीचर्स एमओ थ्योरी से क्लियर होते हैं, उनमें से एक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी काउंट होता है। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 2 थे, जिसकी वजह से ये कैसा होता है पैरामैग्नेटिक, और ये हमने कहां से देखा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से देखा, जो कि होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT जिसको कहा जाता है, MOT जिसको कहा जाता है। तो ऑप्शन देखिए सी ऑप्शन करेक्ट। वर्नर्स थ्योरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाली थ्योरी दी थी जिसमें उसने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज की बात करी थी, और BSEPR थ्योरी से आप हाइब्रिडाइजेशन और वो बॉन्ड कैसे बनता है वो समझते हैं, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी हमने, और सॉरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से बॉन्ड एंगल्स के बारे में ज्यादा नॉलेज आता है, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हाइब्रिडाइजेशन की बातें क्लियर होती हैं। अगले केसेस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब ये बोला है कि कार्बन एटम जो ग्रेफाइट में प्रेजेंट होते हैं उसमें कितना परसेंटेज S होता है और कितना P यहाँ पे ऑर्बिटल में कैरेक्टर देखने को मिलता है। कार्बन एटम्स इन ग्रेफाइट have their electrons neither in pure S nor in pure P, contain these in the orbitals। तो इसमें ये कह रहा है कि ग्रेफाइट एटम जो है जो भी उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, कार्बन एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं ग्रेफाइट में तो उसमें नाइदर वो प्योर S के होते हैं ना ही वो प्योर P के होते हैं, बिकॉज उसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है। ग्रेफाइट जो एटम है उसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स होते हैं, ग्रेफाइट में जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का होगा, कार्बन sp2 है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि परसेंटेज S कितना है 33.3 परसेंटेज S है, परसेंटेज P कितना हो गया बचा हुआ 66.6 परसेंटेज P कैरेक्टर हो गया, इसीलिए ना ही ये प्योर S के हैं ना ही ये प्योर P के हैं, कितना परसेंटेज है वही पूछा गया था। तो यहां से आंसर हो जाएगा 33 परसेंटेज एंड 66% P कैरेक्टर, दिस इज द राइट आंसर। अगला केस है यहाँ पे बॉन्ड एंगल इन H2O, यहाँ पे दिया हुआ है 105 डिग्री, रफली आपको जो आइडिया है वो 104 का ही होता है, वही इसने रफ आइडिया लिया है। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ड्यू टू, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ड्यू टू, देखते हैं H2O ये मॉलिक्यूल होता है जिसमें 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। यूजुअली जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल जैसे कि अगर CH4 काइंड ऑफ मॉलिक्यूल देखो तो नॉर्मल टेट्राहेड्रल में फिक्स्ड होता है दैट बॉन्ड एंगल विल बी, सारे बॉन्ड एंगल 109 डिग्रीज के होंगे, लेकिन अगर ये डेविएट कर रहा है दैट मींस ये जो एक्स्ट्रा लोन पेयर्स है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो रिपल्शन होता है, रिपल्शन जो होता है वो लोन पेयर का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लोन पेयर जैसे जैसे कम होते जाएंगे रिपल्शन घटता जाएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, उसके बाद बॉन्ड पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा कम देखने को मिलता है। तो ये जो 2 लोन पेयर प्रेजेंट है ये आपस में बहुत ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से ये बॉन्ड में हिंडर्ड होके ये जो यूजुअल टेट्राहेड्रल एंगल 109 होना चाहिए ये घट जाता है, और घट के ही जो 104 डिग्री कुछ निकल के आता है, और यहाँ से ये जो लोन पेयर्स हैं यही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है,
ऑप्शंस में देखो डाईपोलर मॉलिक्यूल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डाईपोलर तो सारे ही मॉलिक्यूल्स हैं, हर जगह आप कोई भी नॉर्मल टेट्राहेड्रल में देख लो उसमें भी डाईपोलर मिलेंगे। इट्स फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये तो बल्कि 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर मिलके sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्योंकि इनसे स्टीरिक नंबर कितनी 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी स्टीरिक नंबर। नेक्स्ट में इट कंटेन्स 2 बॉन्डिंग एंड 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पेयर होते हैं इनको नॉन बॉन्डिंग पेयर ही कहा जाता है, ये जो लोन पेयर हैं इनको नॉन बॉन्डिंग ही कहा जाता है, इनको नॉन बॉन्डिंग ही कहा जाता है, जो फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, यही इसका राइट आंसर होगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ प्रेजेंट नहीं, मतलब वाटर में यूजुअली होती है लेकिन उसकी वजह से एंगल के बारे में आप बात नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें अगर, तो इसमें गिवन है कि ये जितने भी मॉलिक्यूल्स गिवन है उसमें कार्बन पे कोई ना कोई चार्ज जरूर गिवन है, या फिर कोई ऐसा आपको न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी गिवन है। तो इसमें ये कह रहा है कि जो कार्बन एटम, कार्बन एटम वो कौन सी हाइब्रिड मॉलिक्यूल यहाँ पे जो यूज कर रहा है, तो मैक्सिमम परसेंटेज एस कैरेक्टर कार्बन एटम्स में किसमें देखने को मिल रहा है, कार्बन एटम में मैक्सिमम परसेंटेज एस किसमें देखने को मिल रहा है, इसमें तो मॉलिक्यूल ही यहाँ पे या तो पॉजिटिव या रेडिकल कुछ तो होना ही चाहिए था। इसकी अगर बात लास्ट में करें तो ये जो कार्बन एटम ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब ये sp2 है, परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा, ये 33 परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा। इस केस में जो कार्बन है कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन है, और कार्बोकेटायन में ये जो सिस्टम होता है इसमें ये वैकेंट ऑर्बिटल में पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड्स की वजह से ये भी sp2 ही हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और इसमें भी आपको परसेंटेज s जो मिलेगा वो 33% ही मिलेगा। नेक्स्ट केस में जो ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम है, ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम में अब ये जो कार्बन है ये ऑटोमेटिकली sp हो जाएगा, बिकॉज लीनियर शेप होता है ट्रिपल बॉन्ड के केस में, और ये परसेंटेज s यहाँ मैक्सिमम आता है अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, 50 परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो ऑप्शन में हाईएस्ट परसेंटेज एस पूछा था जो कि डी ऑप्शन में गिवन है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट O2 माइनस जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर O2 माइनस का क्या होता है, तो इसका जो हमने एमओ डायग्राम देखा उसमें ये जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही जगह फिल्ड होंगे, और ये बनेगा हायर पाई वाला और ये बनेगा सिग्मा वाला, sp मिक्सिंग का केस है। अब इसमें जब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स फिल करो तो ये सारे के सारे मिलकर देंगे कितने, बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में है 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा ये O2 माइनस है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये भी तो भर जाएंगे, तो पूरे इलेक्ट्रॉन्स मिला के 6 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 2, ये बॉन्ड ऑर्डर 1 ही निकल के आएगा। ये रहा बी ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बाकी सारे मॉलिक्यूल्स का भी देख लो, अगर O2 होता बॉन्ड ऑर्डर उस केस में 2 निकल के आता, O2 माइनस होता तो 1.5, O2 2 माइनस गिवन था तो ये निकल के आया है 1, और इसी में ही O2 पॉजिटिव हो जाता तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने लगता नॉर्मल O2 से, और O2 2 पॉजिटिव तक ही नोन है, ये बॉन्ड ऑर्डर पे आ जाता। ये सभी के बॉन्ड ऑर्डर्स होते हैं। नेक्स्ट में अब ये जो 4 कंपाउंड्स गिवन है इनमें से किसमें कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट और आयोनिक तीनों लिंकेज देखने के लिए मिलेंगी, तीनों बॉन्ड्स कहाँ मिल रहे हैं। ए में देखो NaCN, तो Na पॉजिटिव होता है और Cn माइनस। इसमें क्या है कि जो साइनाइड में कार्बन पे माइनस चार्ज है, तो ये जो साइनाइड पे माइनस है ये एग्जैक्टली ठीक है। तो सारे जो ये बॉन्ड्स बनते हैं, नाइट्रोजन पे अपना लोन पेयर, तो ये एज इट इज नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना के लोन पेयर न्यूट्रल रहता है, कार्बन पे नेगेटिव, तो ये जितने बॉन्ड्स हैं ये तीनों 3 कोवेलेंट हैं ये सारे के सारे, और एक आयोनिक है। ये हमने Na पॉजिटिव और Cn माइनस के बीच में आयोनिक लिंकेज भी देख ली, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ रह गया, तो ये पूरे सेटिस्फाई नहीं हो रहे। अगला देखिए बी ऑप्शन में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इसमें तो सिर्फ और सिर्फ आयोनिक लिंकेज ही है, कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट दोनों ही नहीं है। सी ऑप्शन में है NaNC, Na पॉजिटिव है और Nc माइनस है। अब ये आइसोसाइनाइड आयन है, आइसोसाइनाइड आयन है, और आइसोसाइनाइड में अब ये बॉन्ड अगर देखो
ये जो नाइट्रोजन और ये कार्बन, नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव आया वो कैसे आता है, जो कार्बन पे ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं नाइट्रोजन की तरफ, तो ये ऐसा कुछ बॉन्ड देखने को मिलता है और इसमें डोनेशन होता है, तो ये कंप्लीट इसमें नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस वजह से इसमें आयोनिक भी बनता है और इसके अलावा कोऑर्डिनेट भी बनता है और इसके साथ बनता है कोवेलेंट बॉन्ड भी। ये दो कोवेलेंट ही हैं, these two are covalent bonds only। तो ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर होगा। इसके अलावा डी ऑप्शन में भी अगर देखा जाए तो Na पॉजिटिव और OH माइनस आयन निकलेंगे, Na पॉजिटिव मिलेगा और OH माइनस, ये तो मिलकर के आयोनिक नेचर दे देंगे, लेकिन O और H माइनस में ये एक कोवेलेंट बॉन्ड मिल जाएगा, इसमें कोऑर्डिनेट की कमी रह जाएगी, तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि इन सभी में से sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहाँ होगी, सॉरी इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, तो बहुत ही आसान है, इतना तो आसान क्वेश्चन क्या ही होगा इससे। CH3 में 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं और परफेक्ट टेट्राहेड्रल होता है, स्टीरिक नंबर 4 होगा, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन। BF3 में बैक बॉन्डिंग वाला केस जिसमें 3 सिग्मा ही बनते हैं, स्टीरिक नंबर निकल के आता है 3 और ये रहता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यही नहीं है sp3। NH3 में 3 सिग्मा बनते हैं और एक लोन पेयर भी होता है, एक इसमें लोन पेयर भी होता है जिससे स्टीरिक नंबर आएगा 4, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। वाटर के केस में 2 सिग्मा और साथ में 2 ही लोन पेयर होते हैं, टोटल 4 स्टीरिक नंबर आएगा जिससे sp3 हाइब्रिडाइजेशन लास्ट वाले की भी हो जाएगी। सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं ये सभी, आपने देखे हुए मॉलिक्यूल्स हैं कि आपको स्टीरिक नंबर की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब बाकी मॉलिक्यूल्स में है कि 111 111 डिग्री बॉन्ड एंगल इनमें से कौन से केस में देखने को मिलेगा। अगर NH3 का केस देखें तो ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल है और इसका शेप पिरामिडल आता है और एक लोन पेयर से परफेक्ट टेट्राहेड्रल 109 डेविएट कर जाएगा और डेविएट करने की वजह से ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा घट जाता है, 107 डिग्रीज आ जाएगा, तो 111 से तो बल्कि 109 से भी नीचे आ गया। तो ऐसा सिस्टम देखना है जिसमें 109 से ऊपर आए, वो केसेस तब होता है जब ये साइड वाले एटम्स आपस में ज्यादा रिपेल करते हैं। अब इसके बाद बी ऑप्शन में है PF3 मॉलिक्यूल, फॉस्फोरस के अराउंड ये 3 फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं और फॉस्फोरस लार्ज एटम है जिसके अराउंड फ्लोरीन छोटे छोटे एटम्स है, ये 3rd पीरियड का, ये 2nd पीरियड का और ये लोन पेयर, तो ये आपस में धक्का ही दे देंगे और ये PF3 तो काइंड ऑफ ड्रैगो से रिसेंबल करता है, तो इसका बॉन्ड एंगल तो लगभग 94 के ही आ जाएगा, तो ये तो बिल्कुल कंपटीशन से ही आउट है। OF2 मॉलिक्यूल देखिए, OF2 में ये रहे ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर। अब होता क्या है, अगर ये जो लोन पेयर है रिपेल भी करेंगे, इसके साथ साथ अगर साइड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और साइड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ती है और ये बॉन्ड एंगल घट जाता है, ये बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो जाएगा, 109 डिग्री से कम ही देखने को मिलेगा। इसके बाद लास्ट 3D ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ये है Cl2O मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के अराउंड है 2 क्लोरीन एटम्स और 2 लोन पेयर्स। अब इसमें क्या होगा, इस लास्ट वाले केस में ये लोन पेयर्स रिपेल करते हैं बिल्कुल, लेकिन ऑक्सीजन है 2nd पीरियड का और क्लोरीन है लार्ज साइज के, 2nd छोटे एटम पे आपने 2 लार्ज एटम्स को बिठा दिया और क्लोरीन पे होते हैं लोन पेयर्स भी, क्लोरीन एटम पे लोन पेयर्स भी होते हैं, 3 लोन पेयर्स है, लार्ज साइज का एटम है और ये लोन पेयर्स इसके भी तो प्रेजेंट है, तो ये तो रिपेल कर ही रहे होंगे और साथ में ये बड़े एटम्स आपस में पास में आ चुके हैं, तो इनमें आपस में रिपल्शन हो जाता है, ये लोन पेयर्स का आपस में रिपल्शन हो जाता है और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसमें जब साइड एटम्स आपस में रिपेल करने लगे ये नॉन बॉन्डेड पेयर्स कहलाते हैं, इसी थ्योरी को कहा जाता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, NBEPR कहा जाता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन साइड एटम्स के होते हैं और ये आपस में रिपेल करेंगे, तो जो थीटा एंगल है
ये थीटा एंगल जो होता है ये नॉर्मल 109 डिग्री से इंक्रीज हो जाएगा और यही 111 डिग्री बॉन्ड एंगल दिखाएगा। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की वजह से ऐसा आपको देखने के लिए मिलता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? फर्स्ट वाले में कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन ओवरलैप। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, बोल रहा है कि ऑपोजिट स्पिन के ओवरलैप करते हैं, बिल्कुल एक ऐसा होता है और एक डाउन स्पिन होता है, तभी कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। नेक्स्ट में है 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज हायर एनर्जी देन सिग्मा स्टार 1s। अरे कहीं पर भी अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम ही होगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। ये हम एनर्जी का सीक्वेंस देख रहे हैं। जैसे अगर हम नॉर्मल H2 मॉलिक्यूल की ही बात कर लें तो सिग्मा 1s बनता है बॉन्डिंग और इसी का सिग्मा स्टार 1s बनता है एंटी बॉन्डिंग। अब ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन दोनों फिल हो जाते हैं। एनर्जी क्लियरली सिग्मा 1s की कम होती है और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग हायर एनर्जी का होता है, में हायर एनर्जी का होता है। और ये बोल रहा है कि ये सिग्मा 1s हायर का है, तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बाकी स्ट्रेंथ ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ ओवरलैपिंग। बिल्कुल जितनी हायर डिग्री की ओवरलैपिंग होगी, इसीलिए हम कहते हैं 2p वाले ज्यादा बेटर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और नेक्स्ट है बॉन्ड ऑर्डर इज अ मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। बिल्कुल अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो फिर मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा तो स्टेबल बॉन्ड बनेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन द, इसमें से SPDF में से सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज S पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज S कैरेक्टर के, तो परसेंटेज S बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। बाकी किसी SPD शेल पे डिपेंड नहीं करेगी कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल शो कर रहा है? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट में है IF6-। IF6- में देखो आयोडीन में टोटल 7 होते हैं, अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से है तो सिग्मा बन गए और एक लोन पेयर बन जाएगा, तो टोटल स्टीरिक नंबर आ चुका है 7। स्टीरिक नंबर आपको बॉन्ड्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, स्टीरिक नंबर से ही काम चल जाएगा। स्टीरिक नंबर 7 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 होगी, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, लेकिन पूछा था sp3d2, ये ऑप्शन नहीं होगा। और इसके अलावा sp3d3 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये इसकी ज्योमेट्री आएगी। बी ऑप्शन देखिए ICl4-। ICl4- में 4 तो सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, इसके अलावा आयोडीन में 7 इलेक्ट्रॉन से एक एक्स्ट्रा आ चुका है, 8 इलेक्ट्रॉन से अब 4 सिग्मा बन गए और बाकी के तो लोन पेयर्स में आ जाएंगे। स्टीरिक नंबर हो जाएगा 6 और 6 से sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और यही पूछा था कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कहाँ है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। बाकी सी डी की भी हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। Brf2-, इसमें ब्रोमीन में 2 तो फ्लोरीन के सिग्मा बन जाएंगे, बाकी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिकॉज एक माइनस चार्ज भी है तो 2 सिग्मा, अब 6 इलेक्ट्रॉन्स जो बचे हैं वो मिल करके 3 लोन पेयर बना लेंगे। स्टीरिक नंबर कितनी आएगी? 5। 5 स्टीरिक नंबर से sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा और TBP ज्योमेट्री बनती है। लास्ट वाले केस में है ICl2-। ये एग्जैक्टली सेम होगा जैसे हमने Brf2- का डिस्कस किया कि 2 सिग्मा आएंगे और इसमें 3 लोन पेयर्स आएंगे और स्टीरिक नंबर हो जाएगा 5 और sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो sp3d2 इन द ऑप्शन नंबर 2। ये रहा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इसमें परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ही पूछा है। जो इक्वेशन हमने अभी देखी स्टीवेंसन शूमेकर इक्वेशन, उसी को ही अप्लाई करने वाला पार्ट दिया हुआ है। वैसे तो इस क्वेश्चन में आपको PF3 मॉलिक्यूल का दिया है, वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन जनरल क्वेश्चन को में आपको जो एग्जामिनर होगा वो क्वेश्चन में देता है,
लेकिन इस बार ही इसने नहीं दी थी, तो थोड़े बहुत नॉर्मल मॉलिक्यूल्स की आपको जो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स हैं उनकी पता होनी चाहिए, वैसे एग्जामिनेशन में देता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इस एग्जाम में नहीं दी थी, तो इसी वजह से थोड़ा सा बच्चों को डाउट हो गया था, बिकॉज एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है 4, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव 4, और बोरॉन की होती है 2, बोरॉन की होती है 2। और जो स्टीवेंसन शूमेकर इक्वेशन हमने देखी थी परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालने के लिए, इसके हिसाब से जो 16 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी प्लस का इसके साथ साथ था 3.6 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी का होल स्क्वायर, यही थी इक्वेशन। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, 4 माइनस 2 16, 4 माइनस 2 प्लस का 3.6 और ये 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 16 और इनटू में 2 प्लस का 3.6 इनटू में ये 2 का स्क्वायर होगा, ये वैल्यू 4 आएगी, ये 32 प्लस और ये वैल्यू ये जाएगी 24, ये 12 प्लस 2 मतलब 14.4, ये वैल्यू 4.64, 46.4% समथिंग निकल के आएगी वैल्यू, तो 46% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कुछ इस तरीके से ही आपको निकालना है। यूजुअली अगर कोई हायर आपको एटम्स देगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इन जनरल वो देता है, लेकिन अगर कोशिश कर सको तो स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स हैं, मतलब जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं और फर्स्ट हाइड्रोजन हीलियम के बाद, इन सभी की अगर कोशिश कर सको तो छोटे छोटे एटम्स हैं इनकी लर्न ही कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ हमने बॉन्डिंग के कंप्लीट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, अलग अलग एमओ थ्योरी से, हाइब्रिडाइजेशन से, जितनी भी थ्योरीज थी उन सभी से हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं इन डिटेल, पूरी डिटेल से ही बात करी है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और अब हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।